अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान के अवाम किस कर्ब में मुब्तला हैं। पाकिस्तान ख़ुद कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे अरबों खरबों रुपए सालाना ज़ाय कर देते हैं और वो खसारे पर चल रहे हैं। ये सारी सूरत हाल हम सबको मालूम है। हमें पता है कि हमारी इकॉनमी किस बदतर दर्जे तक पहुंच चुकी है। कर्ज़ों के बोझ तले हम दबे हुए हैं और एक एक रुपए के लिए, एक एक डॉलर के लिए हम कशकोल लिए फिर रहे हैं। और IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लेने के लिए हमने जो मिन्नतें की हैं वो हमें पता है, या फिर दुनिया को पता है। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? एक तरफ सारे फैसले लंदन में हो रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, वाशिंगटन में हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? पहले ज़रा हमारे हुक्मरानों का देख लें, क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म हाउस जो इक़्तिदार का ऐवान है, मेरे ख्याल में ये कोयले की एक ऐसी कान है, जो भी इसमें जाता है वो कालक ही अपने मुंह पर मलता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमेरिका के दौरे पर हैं। वो गए तो थे UN जनरल असम्बली में ख़िताब करने के लिए। उन्होंने ख़िताब भी किया। ये एक तकरीर हमें कितनी महंगी पड़ गई, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसके साथ आते हैं मेन ख़बर की तरफ, लेकिन ये ख़बर उससे भी बड़ी है, क्योंकि हमारी सोच जब तक तब्दील नहीं होगी बहुत मुश्किल है कि हम बेहतरी की तरफ सफ़र कर सकें। ख़ास तौर पर जो हमारी अशराफिया है, खा वो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल, दोनों तरह की अशराफिया, खा वो पॉलिटिकल एलीट कहलाती है या एलीट क्लास कहलाती है, वो जब तक इसमें से हमारे ज़ुआमा ठीक नहीं होंगे उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है कि कोई पाकिस्तान में बेहतरी आ सके और हम तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में शामिल हो सके, या फिर हमारे कर्ज़े उतर सकें, हमारी मईशत बेहतर हो सके। नाज़रीन कराम, मैं अभी सुन रहा था ईसा नकवी और करामत मुग़ल को, उन्होंने काकड़ साहब के बारे में जो गुफ्तगू की वो हैरत अंगेज़ है कि हमारे काकड़ साहब पूरे का पूरा एक तैयारा लेके चले गए हैं और उनका विज़िट इस तरीके से तरतीब दिया गया है, ऐसे लग रहा है कि वो सैर करने ज़्यादा गए हैं और वो अपने इस निगरान दौरे से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ हैं। PIA का तैयारा उन्होंने लिया है। PIA के बारे में मैं आपको बता दूं कि PIA सालाना कोई 20-25 अरब डॉलर या इससे भी कहीं ज़्यादा खसारे पर चल रहा है और इसकी निजकारी करने के लिए हम फिर रहे हैं, लेकिन उसे ख़रीदने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, जो प्रॉफिटेबल असासे हैं, मसलन रोज़वेल्ट होटल है, एक फ्रांस में होटल है, उसके ख़रीदार बहुत हैं। बाद में पता चलेगा उसका ख़रीदार कौन है। इसकी निजकारी के लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर फ़ुआद हसन फ़ुआद को लाया गया है ताकि जो मामलात तय किए गए थे इसहाक डार और शहबाज शरीफ के दौर में वो सारे मुकम्मल हो जाएं। आने वाली हुकूमत पता नहीं हो ना हो, इसी दौर में वो सारी डील्स कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ तक ये सारी बातें हो रही हैं और निगरान हुकूमत को इतने बड़े बड़े फैसले करने का इख्तियार किसने दिया है? वो सारे काम छोड़ के ये काम ज़रूर कर रहे हैं। जैसे 15 जमाती हुकूमती इत्तेहाद आए थे, उन्होंने अवाम की भलाई के लिए कुछ नहीं किया था, बल्कि अपने मुकदमात जो 1200 अरब मालियत के थे वो सारे ख़त्म करवा लिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो अब केसेस जो हैं वो बहाल कर दिए हैं, नैब तरामीम ख़त्म करके कलअदम करार दे के। बहरहाल अनवारुल हक काकड़ का पेरिस का भी विज़िट है। उसके बाद वो अमेरिका गए, अमेरिका से वापसी पर वो लंदन आएंगे और लंदन की सैर करेंगे। लंदन से वापसी पर फिर किसी मिडल ईस्ट का कोई एक मुल्क होना चाहिए, वहाँ भी सैर करेंगे। ये जहाज़ उनके साथ साथ है, जैसे कोई रिक्शा होता है कि रिक्शे पर बैठ गए और रिक्शा साथ साथ खड़ा रखा दरवाजे के सामने और उसमें बैठकर कभी एक मंजिल तो कभी दूसरी मंजिल। तो ये सब कुछ हो रहा है। करोड़ों रुपया खर्च होगा इस विज़िट पर। जब इसका हिसाब मांगा जाएगा तो करोड़ों रुपया खर्च हो चुका होगा, लेकिन इस विज़िट से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय ईरान के। किसी और के साथ फ़ोटो सेशन भी नहीं हो सका और ये है हमारी हालत इज़हार। और होना भी ऐसे ही था, क्योंकि एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिसका काम ही इलेक्शन करवाना है और सबको मालूम है कि 2-4 महीने बाद ये नहीं होंगे, तो उनके साथ निगोशिएट कौन करेगा? ये पाकिस्तान की भी जग हंसाई है। तो इससे आप हुक्मरानों का अंदाज़ा करें
हालांकि बतौर वज़ीर आज़म इनको जो 3-4 महीने मिले हैं, ये कोई खिदमत करें और कोई अच्छा काम करके जाएं ताकि लोग याद रखें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है, महंगाई की शरह 39% हो चुकी है, यानी एक हफ्ते में महंगाई में 13% इजाफा हो चुका है। इसमें खाने पीने की अशिया, दालें हैं, सब्जियां हैं, अंडे हैं, गोश्त है, ये सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। और इसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका कोई तदारुक नहीं किया गया और ना हो सकता है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म बाहर मसरूफ़ हैं, सैरें कर रहे हैं। तो ये है हमारी हालत ज़ार। दूसरी जानिब नैब और FIA एक्टिव हुए हैं। नैब और FIA के सरबराहान की कल मुलाकात हुई है, यानी नैब चेयरमैन और DG FIA की मुलाकात FIA हेड क्वार्टर में हुई है। और इस मुलाकात में दोनों बट्स यानी मोहसिन भट्ट और नज़ीर अहमद भट्ट, ये 2 भट्ट बिरादरान मिले हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नैब की तरफ से बहुत एक्टिवली काम आगे बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालत सक्खर ने 58 रेफरेंसेस दोबारा खोल दिए हैं और नैब सक्खर ने वापस 58 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया। लिहाजा इसका सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। इसमें सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर कई मुख्तलिफ अफसरान शामिल हैं। दूसरा, इस्लामाबाद नैब हुकाम ने 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड अदालतों में जमा करवा दिया है, एहतसाब अदालतों में। तो 80 में से 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड अब तक अदालतों में जमा करवाया गया है। 80 रेफरेंसेस सिर्फ इस्लामाबाद में खुलेंगे, इस पर काम शुरू हो चुका है। इसमें साबिक वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ और आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं, जबकि दीगर कई पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं। कुछ तगड़े ब्यूरोक्रेट्स के भी केसेस हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन केसेस को दबाया जाए। तो देखते हैं इस सारी सूरत हाल का क्या नतीजा निकलेगा। तो ये हमारी इकॉनमी और नैब रेफरेंसेस का हाल हो गया। दूसरी जानिब IMF के सरबराह से अनवारुल हक काकड़ ने बड़ी गर्म जोशी से मुलाकात की, उनका बाजू पकड़ा कि कहीं ये शेक हैंड दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने काफ़ी इस पर मेहनत की और कोशिश की कि तस्वीर अच्छी बन जाए। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि IMF की तरफ से मुकम्मल तौर से जवाब दिया गया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और कहा गया कि हम बात कर रहे हैं IMF के साथ, लेकिन कोई पॉजिटिव रिपोर्ट ना ही आनी थी ना आएगी, बल्कि बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है और अगले आने वाले महीने के बिल इससे कहीं ज़्यादा होंगे, क्योंकि मजमूई तौर पर 30 अरब रुपये बिजली सारिफीन से इकट्ठे करने हैं। लिहाजा इसके लिए कौम तैयार रहे। फिर 30 सितंबर से दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत बढ़नी है, तो कुछ ही दिनों में आपको पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें मिल जाएंगी। ये सारे मामलात इस तरह से चल रहे हैं। ये तो है अवाम की हालत ज़ार, अवाम की सूरत हाल। नाज़रीन इकराम, खालिद जमील साहब ब्यूरो चीफ ABN, सीनियर सहाफ़ी और बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने एक ट्वीट की, उनको गिरफ़्तार किया गया और कल उनको अदालत में पेश किया गया। FIA हुकाम ने पेश किया और उनका 10 दिन का रिमांड मांगा गया। 2 दिन का रिमांड मंजूर हुआ। देखते हैं कि FIA उनसे क्या सलूक करती है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का बाकायदा ऑर्डर मौजूद है और उसमें टेकिंग दी हुई है FIA हुकाम ने कि जर्नलिस्ट से मुतालिक जब भी कोई इशू आएगा तो SOPs के अकॉर्डिंगली सारे मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी और अगर गिल्टी हुआ तो उस वक्त गिरफ्तार किया जाएगा, पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के ऑर्डर्स को सबूताज किया गया और खालिद जमील को गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद अदालत में भी पेश किया गया, रिमांड भी लिया गया। इस पे एहतजाज भी हुआ। मैं यही कहूँगा कि एहतजाज से काम नहीं चलेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप मौसर तौर पर किसी लीगल फोरम पर जाएं, अदालत में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, पिटीशन तैयार करें और इस पर एक ही दफ़ा फैसला ले लें ताकि इस सारे अजाब से बचा जा सके। अदरवाइज़ ये सिलसिला होता रहेगा। फिर जिस तरह से खालिद जमील की तस्वीर जारी की गई वो भी हमारे सामने है। अब इनको एहतजाजों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क तो वहाँ पड़ता है जहाँ पर कुछ जमहूरी रिवायात हों, कोई बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए, जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो, इंसान की कदर हो, शहरियों की इज़्ज़त हो। वो तो है नहीं।
اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ابھی میاں عباد فاروق کے بیٹے کا جنازہ ہم نے اٹھایا. ان کا بیٹا اللہ کو پیارا ہوا. پورا میڈیا، پوری سوسائٹی، ایون پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا جس طرح سے اس بچے کی وفات ہوئی. پھر دیکھ لیں شہریار افریدی کے بھائی کی وفات ہوئی، بہن کی وفات ہوئی. انہیں بھی نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں ملی. انہوں نے اسلام آباد میں ہی ان کا چہرہ دیکھا اپنے بھائی کا اور ان کو رخصت یہاں سے جیل سے کیا. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. اب ایک اور خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وہاں پر گفتگو فرمائی اور اس گفتگو میں انہوں نے ایک بات کی چین اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور انہوں نے اس میں امریکن آڈیننس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میں سمجھا دوں آپ کو کہ چین پاکستان کا اسرائیل ہے. جیسے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہیں اسی طرح ہمارے آپسی تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ مثال انہوں نے دینے کی کوشش کی بظاہر فلاسفر کے طور پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر مثال بھی دی جا سکتی تھی، کیونکہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل نہیں بن سکتا. اسرائیل سے متعلق ہماری قوم میں کوئی اچھا تاثر نہیں ہے، پھر مسلم امہ میں ایک نفرت پائی جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ جلدی نجکاری کی جائے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن ہمارے حکمران، خواہ وہ موجودہ حکمران ہوں، ان کا بھی یہی حال ہے، ماضی کے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے. ماضی کے حکمران چاہتے ہیں کہ ہمیں اگلا اقتدار بھی ملے، اگلی حکمرانی بھی ہمارے پاس ہو، لیکن وہ فیصلے پاکستان میں نہیں ہو رہے، فیصلے پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، صحافت کا مسئلہ ہو، سب فیصلے باہر ہو رہے ہیں، اور وہ ایک تسلسل ہے جو کہ مسلسل جاری و ساری ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے آئے. آمین. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.